नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। शिक्षक या हम कहें गुरु समाज के निर्माता होते हैं और आज ऐसे ही एक गुरुजी हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाया है और लगातार उन्हें प्रेरणा भी दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर पीसी त्रिवेदी जी की। सर, आपका बहुत स्वागत है शख्सियत में। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, बेहद अहम होता है क्योंकि शिक्षक तो वैसे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत कम शिक्षक होते हैं जो बच्चों के, स्टूडेंट्स के दिलों में राज करते हो और लंबा वक्त और अपना जीवन देने के बाद भी बच्चे जो हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो उन्हें भूलते नहीं और ऐसे बिरले होते हैं। ये सम्मान शिक्षक का कैसा महसूस करते हैं कि पूरा इतने साल आपने इसी प्रोफेशन को दिया? शिक्षक का कार्य बहुत अहम होता है। समाज में जो परिवर्तन आता है वो शिक्षक की वजह से ही आता है। चाणक्य ने सही कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। और हम शिक्षकों का दायित्व रहा है कि हम बच्चों को संस्कारित करें, संवेदनशील बनाएं और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाएं। और इसीलिए जब हम बात करते हैं आज के युवाओं की, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर वो राष्ट्रीयता की भावना इतनी नहीं नज़र आती जितने की स्वतंत्रता संग्राम के समय में लोगों के अंदर नज़र आती थी। तो मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन किए अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो इस शिक्षक का कार्य बहुत बड़ा है। और हम देखते हैं कि समाज के अंदर, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, व्हेन अवर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस आर रनिंग वेल, अवर सोसाइटी इज़ रनिंग वेल। ये बहुत बड़ा दायित्व है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक इंजीनियर की गलती ईंट चूने में दब जाती है, एक डॉक्टर की गलती शमशान में दब जाती है, एक वकील की गलती फाइल में दब जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती उस देश के राष्ट्रीय चरित्र में झलकती है। तो ये अहम रोल है। मैंने अपना पूरा जीवन 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य में बिताया है और मैंने बच्चों से संवाद रखा, उनकी जो भी चीज़ उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि शिक्षक शब्द के अंदर ही उनका गुण समाहित है, शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला और छात्रों की कमजोरी दूर करने वाला, वो सही शिक्षक होता है। और बहुत सारे ऐसी विधाएं थी जिनमें हमने शिक्षकों का जो दायित्व था वो मैंने निभाया और इसीलिए आज भी मुझे मेरे शिष्य हैं वो हमेशा याद करते हैं। बिल्कुल। थोड़ा शुरुआती दौर में लेकर चलते हैं आपको। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कैसी रही? एकेडमिक जर्नी कैसी रही आपकी? कैसे लगा कि शिक्षक ही बनना है या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? और उसमें भी एक मुकाम होता है कि हाँ ठीक है, शिक्षक बन गया आपने, लेकिन आपने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में विधाएँ प्राप्त की और लगातार आगे बढ़ते रहे। पूरी जर्नी को ज़रूर समझना चाहेंगे। राजस्थान के आदिवासी जिले बांसवाड़ा में मेरा जन्म 3 मार्च 1953 को हुआ। वहीं पर मेरी प्राथमिक, माध्यमिक और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की मैंने वहीं से, और सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ये सभी शिक्षाएं लालटेन में पढ़कर पास की थी। उच्च अंक प्राप्त करने के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में मैंने 1972 में प्रवेश लिया और 1974 में मैंने विश्वविद्यालय के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर उसी वर्ष मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मिल गई। तब से मैं लगातार 38 वर्ष तक राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारी चीज़ें की। रिसर्च के 375 पेपर पब्लिश किए, 50 छात्रों को पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल कार्य कराया, 21 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और बहुत सारी चीज़ों में मैं राष्ट्रीय स्तर की जितने भी हमारी शोध की एकेडमीज़ हैं उनकी 9 एकेडमीज़ का फेलो हूँ। ये सब चीज़ मैंने एकेडमिक कार्य के द्वारा ही हासिल की। बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई, 375 शोध पत्र हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? कैसे इसमें आगे बढ़ते गए? कैसे आपको लगा? क्योंकि एक बार होता है कि इंसान एक चीज़ कर ले तो उसको लगता है कि ये सफिशिएंट है ये, लेकिन आप एक के बाद एक, एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे। ये प्रेरणा आपको मिली कैसे? नहीं, मैंने शुरू से ही निश्चय किया था कि बुलंदियों पर पहुंचना चाहता था मैं। और उस रुदूर क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ, आदिवासी क्षेत्र, 20,000 की आबादी वाला बांसवाड़ा उस समय था। वहाँ से मैं निकल करके जब यहाँ आया तब मैंने देखा संसार क्या होता है। और उसके बाद में मैंने अपना जब रिसर्च कार्य प्रारंभ किया तो मुझे भारत सरकार ने उच्च शोध के लिए चुना और मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी राले अमेरिका में मैंने 1983-84 में कार्य किया। और उसके पहले मैं विश्व की 15 देशों की यात्रा भी कर चुका था। तो जो मुझे एक्सपोजर मिला उससे मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना है और मैंने उसी समय निश्चित कर लिया कि काम करो ऐसा
कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। इस जहां में ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और वही कार्य मैंने तन्मयता से किया। डिसिप्लिन्ड लाइफ और टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है मैडम। ये 2 चीज़ें यदि कोई अपनाता है तो निश्चित तौर पर वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। मुझे कई सारे अवार्ड मिले, हर तरह की जो एकेडमिक हाइट मैंने हासिल की, उसका एक ही मेरा उद्देश्य और एक ही रास्ते पर मैं चला। परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया भी कि बांसवाड़ा क्षेत्र से निकलकर आप जब यहाँ पर आए तब आपने समझा कि दुनिया क्या है। उस वक्त भी पढ़ाई का जिक्र किया आपने, लालटेन में पढ़ाई करना, ना उतना विकास था, ना उतनी वहाँ पर लोगों को समझ, जब एक ही जगह पे रह जाते। जब यहाँ पर आए तो आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? शुरुआती दिन भी आसान नहीं होंगे। बिल्कुल, उस ग्रामीण परिवेश से आना और फिर यहाँ पर एकदम से एक्सपोजर, जब जयपुर में आया था, मैं दादा भाई नौरोजी हॉस्टल में रहता था और यहाँ के सभी छात्र जो और हमारे सहयोगी थे वो सब अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए थे। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ करके आया था और फिर यहाँ जो एक्सपोजर हुआ, अध्यापकों से मिलना, उच्च श्रेणी की लाइब्रेरी और सब सुविधाएँ उपलब्ध थी। लेकिन मैंने उन सब का उपयोग किया और मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और हमारे एक टीचर थे प्रोफेसर बी त्यागी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इतने क्वालिफाइड हो, टॉप कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, तो आप निश्चित तौर पर IAS और RS एग्ज़ाम में आप आ जाओगे। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं अध्यापन क्षेत्र में ही रहना चाहता हूँ और शोध कार्य करना चाहता हूँ। और वो मैंने किया और आज मैं अपने आप को संतोष फील करता हूँ कि जो मैंने फील्ड चुना था उसमें मैंने ऊंचाई हासिल की। उच्च शिक्षा आपने ग्रहण की, शोध में लगातार नए आयाम आपने छुए हैं। लेकिन अगर आज भारत की स्थिति की बात की जाए, शिक्षा और शोध को आप कहाँ पाते हैं? भारत के अंदर शिक्षा और शोध की बात करें तो बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि जितने भी उन्नत राष्ट्र हैं विश्व के, उन्होंने 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया, शिक्षा पर, शोध पर और मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, और इसीलिए वो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं कहूँ तो इतना ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से हम काफ़ी पिछड़े हैं। जब हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें, भारत के अंदर 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं और 45,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं, लेकिन फर्स्ट 200 कॉलेजेस में हमारा कहीं स्थान नहीं है। उसका कारण यही है कि हम सब स्टैंडर्ड रिसर्च कर रहे हैं। क्वालिटी रिसर्च शायद कुछ CSIR की लेबोरेटरीज़ में, बार्क में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कुछ IITs में हो रहा है, लेकिन अधिकतर जगह सब स्टैंडर्ड रिसर्च हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो PhD की डिग्रियाँ बांट रही हैं। जिस तरह का आप देखते हैं कि आज केवल शोध कार्य भारत के अंदर PhD प्राप्त करने के लिए हो रहा है। शोध का विषय ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। हमारा उद्देश्य समाज की सेवा करना है कि रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को, और मजबूर ना रहे दुनिया में कोई, आओ रोशन करे हर बसेरे को। ये उद्देश्य के साथ शोधपूर्ण कार्य होना चाहिए। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें आपका भी अहम योगदान रहा है। नई शिक्षा नीति को आप कैसे देखते हैं? इन बदलावों को कैसे देखते हैं? अभी भी क्या जरूरत महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न आपने पूछा है। हम देखते हैं कि 1968 में भारत के अंदर प्रथम उस समय नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इसके बाद में 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई और 1992 में नरसिम्हा राव जी के टाइम पे कुछ बदलाव हुए, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन का एंट्रेंस टेस्ट होना, इस तरह की बातें हुई। लेकिन 34 साल बाद पहली बार NEP 2020 आया है, जिसमें कि स्कूल लेवल से लगा करके हायर एजुकेशन तक को समग्र रूप से लिया गया है। और इस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। भारत के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उसमें सबसे अहम बात है कि एक हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, जिसमें UGC, AICTI ये संस्थाएं उसमें मर्ज हो जाएंगी सब। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि प्राइमरी स्कूलों के अंदर छात्रों को लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा। अभी बहुत ड्रॉप आउट्स होते हैं भाषा की वजह से, वो रुक जाएंगे। फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो विश्वविद्यालयों में जो अभी 26.7% है, वो 50% तक करने का अगले 15 वर्षों में उद्देश्य बनाया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो अब तक 10+2 सिस्टम था, अब 5+3+3+4 सिस्टम आ जाएगा और बच्चे को 3 वर्ष की उम्र में स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क का विकास 3 से 6 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। हायर एजुकेशन की बात करें तो अभी जो डिग्री थी वो 3 साल की डिग्री और 2 साल का PG था, अब 4 साल की डिग्री प्लस 1 साल का PG भी हो जाएगा। MPhil बंद कर दिया गया है और बहुत सारे नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज खोलने की बात कही गई है। मैं ये चाहता भी हूँ,
मेरा सजेशन है गवर्नमेंट को भी कि जो देश के अंदर 676 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले, ताकि वहाँ की जो लोकल चीज़ें उपयोगी हैं उस तरह की चीज़ों की ही शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अंदर जो खास कमी है वो है कि एक अच्छे शिक्षकों की कमी है। खास बात यह है कि जब हम IAS चुनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन एजुकेशन सर्विस भी होनी चाहिए और बेस्ट ब्रेन टीचर के अंदर आए। वही नेक्स्ट समाज के लिए नए लोगों को तैयार करेगा, जो संवेदनशील होंगे, जो नैतिकतापूर्ण होंगे। आज लोगों का ज़मीर मरा हुआ है। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फ़कीर जिंदा रख, लालच डिगा न पाए तुझे, आँखों में वो नीर जिंदा रख, और हौसलों की तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। वाह, बहुत खूब। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ये मैसेज भी। 5 यूनिवर्सिटीज़ के आप वाइस चांसलर रहे, हर जगह आपने कई बदलाव की कोशिशें की, कई बदलाव किए, लगातार काम करते रहे, और ये बड़ी उपलब्धि होती है कि 5 यूनिवर्सिटी का आप वाइस चांसलर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाना। लेकिन कहाँ पर काम करना आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है? विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपति का पद बहुत अहम होता है, और चिंता मैं इस बात के लिए आज कहना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि राइट प्लेस पर रॉन्ग आदमी बैठा दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि शिक्षा की कैसी स्थिति कई विश्वविद्यालय में हो रही है। मुझे खुशी है कि मैं जिन विश्वविद्यालयों में भी कुलपति के रूप में रहा, सभी विश्वविद्यालय के लोग आज ये कहते हैं कि आपका पीरियड गोल्डन पीरियड था, क्योंकि जो आवश्यकता थी उन सबको मैंने एड्रेस किया। पुराने सिलेबस थे, नए नए अद्यतन सिलेबस किए, नए नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज खोले, शोध की जो आवश्यकता थी उसके लिए जो आवश्यक सुविधा देनी चाहिए वो हमने प्रदान की। कोरोना काल था, जैसे विशेष अभी गत 2 वर्षों में जोधपुर कुलपति था मैं, तो हमने सभी पढ़ाई तो ऑनलाइन कराई, इवन इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कराए। तो जो भी तकनीक का उपयोग है वो शिक्षा में लिया। छात्रों को स्कॉलरशिप दिलवाई गई, विभिन्न तरह के कोर्सेज नए नए खोले गए हर विश्वविद्यालय में। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब कुलपति था तो हमने 150 सेमिनार आयोजित किए उस समय। अभी कोरोना काल में भी हमने 250 वेबिनार आयोजित किए, क्योंकि इससे एकेडमिक मंथन होता है और नई नई चीज़ें वहाँ के छात्रों और शोध छात्रों को और टीचरों को प्राप्त होती है। ये सब चीज़ें करना बड़ा आवश्यक है, जो अधिकतर विश्वविद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। तो ये नवाचार करना, नई नई इनोवेशन करना, NCC NSS स्टूडेंट्स का उपयोग करना समाज के लिए कितने उपयोगी है, नए नए इस तरह की चीज़ें हमने की, और उससे मैंने देखा कि वो विश्वविद्यालय के अंदर एक नया जोश आया और हर शिक्षक को महसूस हुआ कि कुलपति हमारे लिए कार्य कर रहा है। मैंने सब शिक्षकों के सालों से अवरुद्ध पदोन्नतियाँ जो रुकी हुई थी वो सब की, अशैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ की, जिससे उनमें उत्साह आया, क्योंकि उनके काम का रिकॉग्निशन होना समय समय पर यदि नहीं करोगे तो, और बच्चों का, क्योंकि हम सब लोग तो बच्चों के लिए, मैं चाहता हूं कि बच्चे, हम केवल एम्प्लॉयबल यूथ नहीं तैयार कर रहे हैं समाज के लिए, हम एक अच्छे नागरिक तैयार कर रहे हैं। इट इज़ नाइस टू बी इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हम अच्छे आदमी समाज के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो कि समाज, क्योंकि बच्चों के लिए मैं खास कर ये कहना चाहता हूँ कि काम नहीं करते हैं वो, उनका जो काम है आज फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना समय व्यतीत करते हैं। जो भी बड़े आदमी बने उन्होंने समय का सदुपयोग किया है कि समय नदी की धार है, उसमें सब बह जाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इतिहास रचाया करते हैं। उन्होंने क्यों इतिहास रचाया? क्योंकि समय का प्रबंधन किया अपने जीवन में। तो बच्चों को मैं कहना भी चाहता हूँ कि ख्वाहिशें करते हैं, मैं वो बन जाऊँ वो बन जाऊँ, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म की शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा, स्वयं को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर PC त्रिवेदी जी, आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा शोध जो आपने अब तक किया और इतना पूरा अपना कार्यकाल, अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, तो उससे भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, और आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शख्सियत में। हमारे साथ फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर PC त्रिवेदी जी लगातार बने हुए। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात भी कर रहे थे कि 5 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत सारे बदलाव आपने किए, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा बदलाव जिसने आपको प्रेरणा दिया हो, जिसे आज भी आप याद करते हैं कि ये फैसले मेरे बहुत ही सही थे, जिसका असर आज नजर आता है? मुख्य रूप से शोध का,
क्योंकि शोध कार्य को बढ़ावा देना हमारे यहाँ की आवश्यकता है। और मैंने उसके लिए छात्रों को स्कॉलरशिप्स दिलवाने की कोशिश की, उन अध्यापकों को जिनका रिसर्च की फैसिलिटी थी वो दी, और जो भी इस तरह की चीज़ संभव हो सकता था उनके टीचिंग के लिए मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय और फैज़ाबाद विश्वविद्यालय में सभी टीचर्स को लैपटॉप दिया। छात्रों को तो लैपटॉप सब बांटते, लेकिन अध्यापक कई लोग थे कि हम तो साहब रिटायर हो रहे हैं, अब हमको आता ही नहीं लैपटॉप। मैंने कहा नहीं, तुम सीखो, हर तरह से उनको अपडेट करना, ताकि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बच्चों को दे सकें। उनका उपयोग करने के लिए मैंने उनको प्रेरित किया, और वो आज भी मुझे याद करते हैं कि सर आपने शोध का और टीचिंग को इम्प्रूव करने का जो हमको बताया, उन टीचरों को अभी भी कहना चाहता हूँ, अध्यापकों को संदेश देना चाहता हूँ कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे इस देश के, तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। पर वो शिक्षक बाद में कहने लगे कि हमें दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे रास्ता बना लेंगे। बिल्कुल। आप राजस्थान सरकार की ओर से गठित कई कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, किस तरह के सुझाव आपने दिए जिसे सरकार ने अमल में भी किया है? मुझे राजस्थान सरकार ने कई कमेटियों का अध्यक्ष बनाया, और उन सब की रिपोर्ट हमने राजस्थान सरकार को दे दी है। विशेषकर अभी राजस्थान की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम लागू करने वाले हैं, उसके बारे में मैंने उनको सजेस्ट किया है कि हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाए, और उसके अंदर 5 बॉडीज़ को हमने सजेस्ट किया है। हायर एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड बने, हायर एजुकेशन टेस्टिंग एजेंसी बने, राजस्थान हायर एजुकेशन क्यूरिकुलम बॉडी बने, राजस्थान हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी। इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं राजस्थान में, 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं कॉमन एक्ट जो हमने एक बनाया है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, उसका भी मैं चेयरमैन था। उसमें हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, क्योंकि कई चीज़ें हर विश्वविद्यालय के अंदर समानता है, लेकिन उसको अलग अलग रूप से दिया गया है, तो उन सबको लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर राजस्थान देश के अंदर हायर एजुकेशन क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार शीघ्र ही हायर एजुकेशन कमीशन का गठन करेगी। सर, आपको 25 से ज़्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने बहुत नाम कमाया है। ये मुकाम, ये रास्ता इतना आसान तो नहीं था, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी क्या कोई अभी जिज्ञासा है? नहीं, कोई कमी, कोई ऐसी चीज़ जो पूरी करना चाहते हैं अभी? मैं तो क्या है कि पुरस्कार तो क्या है कि यदि आप काम करोगे तो ये तो आते रहते हैं। 25 से ज़्यादा मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी का सबसे बड़ा पुरस्कार बिरबल साहनी गोल्ड मेडल मुझे मिला। भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग के अंदर 2014 में बेस्ट साइंटिस्ट का बीपी पाल मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, आईपीएस रिकॉग्निशन अवार्ड मिला, लाइफ टाइम कई सारे अवार्ड मिले मैडम। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि 100 साल पुरानी इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी भी कई अवार्ड देती है। आपके नाम पर मेरे भी नाम से एक गोल्ड मेडल, पीसी त्रिवेदी गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। ये इसलिए भी विशेष मुझे लगता है क्योंकि जितने भी अवार्ड दिए जा रहे हैं वो जो व्यक्ति अब नहीं है संसार में, उनके नाम उनके मरने के बाद में शुरू किए गए, लेकिन मैं जीते जी मेरे नाम से एक अवार्ड दिया गया। ये कैसे हुआ और ये उन्होंने ऐसा किया तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने ये, मैंने पूछा कि इस तरह से आपने, तो उन्होंने कहा कि हमको ये लगा कि जिस व्यक्ति ने 202 पुस्तकें लिखी है विश्व में जिसका रिकॉर्ड है, तो निश्चित तौर पर इस तरह का रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के नाम से पुरस्कार होगा तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। तो उन्होंने एडिटोरियल एक्सेंस जिनका है उनके ये पुरस्कार दिया जाता है। और अभी तक कई पुरस्कार जिन जिन लोगों को मिले हैं उन सब ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रिंगर वर्लाग और एल्सवेयर ऐसे बड़े बड़े संस्थानों से किताबें प्रकाशित की हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और नए लोग भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमको भी ये पुरस्कार मिले। तो मुझे बड़ी संतोष का अनुभव होता है। मैं तो आज भी अभी 70 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरा पैशन है किताब लिखने का। अभी भी 4-5 किताबें मैं लिख रहा हूँ और मेरी जर्नी इसी तरह जारी रखूंगा। अब तक क्योंकि 200 से ज़्यादा आपने किताबें लिखी है, लेखन किया है, संपादन कार्य किया है, ये शुरुआती तौर से अभी तक, और आपने कहा कि अभी भी आगे भी लिखना चाहते हैं, क्या सभी शोध पर ही है या फिर कुछ, कौन सा पसंदीदा विषय क्या रहा है आपका किताबों की, अगर हम बात करें इन 202 की? नहीं, हुआ क्या कि 1998 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे विषय के HY मोहन राम साहब यहाँ जयपुर में आए हुए थे, तो मेरी बात चल रही थी। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा सर NCERT की किताबों में मैंने उनको बायोलॉजी की जो किताब थी बहुत सारी गलतियाँ बताई। तब उन्होंने कहा करे राष्ट्रीय स्तर पर जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है उसमें गलतियाँ हैं। तो उन्होंने मुझे उसी दिन कहा कि आप किताबें लिखो, और उस दिन से मैंने देखा कि स्तरीय पुस्तकें होनी चाहिए। उसी समय में मुझे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी की नई किताब लिखने का ऑफर दिया।
आमंत्रित किया मुझे, मैंने वो किताबें लिखी। फिर यूजीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सिलेबस बनाया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी का। उसकी पुस्तकें हिंदी माध्यम में उपलब्ध नहीं थी और हमारे गांव का स्टूडेंट अधिकतर हिंदी माध्यम में, तो मैंने बीएससी की तीनों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की हिंदी माध्यम से पुस्तकें लिखी। इस तरह से करीब 40-50 टेक्स्ट बुक्स लिखी जो बच्चे उपयोग करें। लेकिन साथ ही 100 से ज़्यादा मैंने संपादित पुस्तकें की जिसके अंदर की शोध विषयों को लिया। नई नई जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल प्लांट्स, एनवायरनमेंट, इन सब की किताबों का मैंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी और वो आज विश्व की सभी प्रसिद्ध लाइब्रेरियों में ये किताबें उपलब्ध हैं। एक बार मैं न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में गया, एक बार मैं हाइडेलबर्ग की लाइब्रेरी में गया। जब मैंने मेरी पुस्तक वहाँ देखी तो जो खुशी हुई, मुझे लगता है वो करोड़ों रुपये मिल जाए तो भी वो खुशी किसी को नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें या जैसे वाइस चांसलर के तौर पर भी जो अपॉइंट किए जाते हैं, यानी राज्यपाल का जो हस्तक्षेप यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तो इस बदलाव भी किया गया है पावर को लेकर भी। अभी जो कॉमन एक्ट हमने बनाया है उसमें ये सुझाव राज्य सरकार को दिया है। मैंने ये सुझाव दिया है कि जैसे सभी सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं उसके अंदर उसका चांसलर हर विश्वविद्यालय का अलग अलग होता है। जेएनयू का चांसलर अलग है, राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर अलग है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर सब यूनिवर्सिटी या ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक चांसलर हो और सब यूनिवर्सिटी का एक अलग से चांसलर बने। और जो राज्यपाल हैं वो विजिटर हैं और राज्य सरकार कुलपतियों को अपॉइंट करे। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर एक अच्छे वाइस चांसलर्स का भी अपॉइंटमेंट होगा और राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अच्छे आदमी अपॉइंट किए हैं। क्योंकि जब गलत आदमी अपॉइंट होता है तो आप समझते हो कि वक्त का अजब फैसला भी देखा, हम हंसते हंसते भी रो दिए, जिनको नहीं थी खुशबुओं की पहचान उनके घर फूलों की पालकी आ गई। तो ये स्थिति है कई बार। बिल्कुल सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल ज़रूर है, आज की युवा पीढ़ी, जैसे कि आपने पहले कहा कि बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, आज की युवा पीढ़ी को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। मेहनत करनी पड़ेगी। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। मैं उनको एक सफलता का मंत्र देना चाहता हूँ। सफलता के लिए पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में क्रांति और दिमाग में शांति होनी चाहिए। पैर में चक्कर, लगातार चलायमान, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार अपना कार्य करते रहें, ऐसा होना चाहिए। मुंह में शक्कर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल। ये बहुत ज़रूरी है पर्सनलिटी डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है दृढ़ निश्चय। कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय के साथ आप नहीं लगोगे लक्ष्य के प्रति तो आप वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। और चौथी बात है सफलता के लिए कि दिल में शांति। आपको एक्सरसाइज करना है, आपको योग करना है और अपने आप को एक सुव्यवस्थित अच्छा नागरिक बनाना है। इस तरह की बातें यदि, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय नदी की धार है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन उन बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी, जहन में धुन सी बनकर लपट उठना मेरे साथी, जहाँ पर सख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी, और जले रहना मशालों में नहीं बुझना मेरे साथी। अपना कर्तव्य निभाना और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करना, क्योंकि हम खुद के लिए, ज़िंदगी की खूबसूरती इसमें नहीं है कि आप कितने खुश हैं, ज़िंदगी की खूबसूरती इसमें है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। इसलिए जयशंकर प्रसाद की जो पंक्तियां हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। समाज के लिए काम करना, सब लोग उद्देश्यपूर्ण जिंदगी होनी चाहिए। अदरवाइज तो लोग सब कोई जी रहा है लेकिन बिना उद्देश्य के अपना समय गंवाता है, तो ये बहुत बुरी बात है। और शेरो शायरी कविताओं के ज़रिए जो आपने इतने सारे मैसेज दिए हैं वो भी कई लोगों के लिए प्रेरणा होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीसी त्रिवेदी जी आपका हमारे शो में आने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के आप इस उम्र के बाद भी आप कह रहे हैं कि अभी 70 साल के हो गए लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी भी किताबें लिखनी, बहुत काम करना है, तो उसमें आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया का। तो चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।